Hello everyone, welcome to Icon Life Science, and in this video we are particularly going to discuss about the electrophoresis procedure. Okay, so हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जो काफ़ी बेसिक टॉपिक्स होंगे. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सबसे पहले हम लोग समझेंगे, यही देखेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर टेक्निक के प्रिंसिपल के बारे में, एंड उसके बाद हम बात करेंगे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ डूइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ एन important technique which is commonly used in the molecular techniques. Okay, so electrophoresis is a technique for separating or resolving the charged molecules such as amino acids, peptides, proteins, nucleotides, etc. in a mixture under the influence of an applied electric field. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक मिक्सचर को सेपरेट कर रहे होते हैं, और वो मिक्सचर अपने चार्ज बाय मास रेशियो उसके अकॉर्डिंगली वो सेपरेट होता हुआ चला जाता है. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जो टर्म आया है ये दो टर्म से डिराइव हुआ है. सबसे पहला इलेक्ट्रो एंड दूसरा टर्मिनोलॉजी जो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है फोरेसिस. सो इलेक्ट्रो इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी से आया है ये टर्म. ओके, इलेक्ट्रिसिटी. एंड दूसरा फोरेसिस, फोरेसिस मतलब ये टर्म फोरस से आया है जिसका मतलब होता है कैरी अक्रॉस. मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस कर देते हैं तो वो कुछ ना कुछ मूवमेंट शो करता है. ओके, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हम लोग लेते हैं और वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर देते हैं. एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड या दूसरा टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड रहता है. अगर हमें यहाँ पे कोई ना कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, फॉर एग्जांपल लेट अस इमेजिन कि हम डीएनए का सेपरेशन चाहते हैं, तो हम जानते हैं डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है. ओके, सो डीएनए को हम ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे कुछ वेल्स में रख देंगे डीएनए को, और वो अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे ही हम अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर तो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग जाएगा अपने आप ही. और यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि अगर हम कोई ना कोई चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो अपने ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता हुआ चला जाता है. तो ये तो था इसका बेसिक कि क्या हो रहा है यहाँ पे. हम अभी बात करेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में कि ऐसा क्यों होता है. सो इसको समझने से पहले हमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के छोटे मोटे लॉस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. वैसे तो ये आपके किसी एंट्रेंस में डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में ये ज़रूर मदद करेंगे. सो कोई भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा. आपने ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि अगर मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आपने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को प्लेस किया है. सो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई था. ओके, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसमें चार्ज है क्यू. तो ये एक फोर्स खुद में एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई के वजह से, और ये फोर्स कितना होगा इसे बोला जाता है एफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल फोर्स. तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होना चाहिए, एक्चुअली क्यू इंटू ई होना चाहिए, या नॉर्मली क्यू इंटू ई वो पर्टिकुलर चार्ज, और वहाँ पे हमने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया है उन दोनों का मल्टीपल में एक फोर्स अप्लाइड होता है जिसे हम बोलते हैं एफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल फोर्स. ओके, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर ये पर्टिकुलर चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाइड हो रहा होगा, राइट. और ये फ्रिक्शनल फोर्स का भी एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं एफ फ्रिक्शनल और फ्रिक्शनल फोर्स, और ये कितना होता है v इंटू एफ होता है. अब समझते हैं ये v क्या है और f क्या है.
F होता है यहाँ पे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। ओके, इसे बोला जाता है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, जो कि एक कोफिशिएंट है, डिटरमाइन कर रहा है यहाँ का फ्रिक्शन कितना है। और V होता है रेट ऑफ माइग्रेशन, मतलब किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वो होता है V, रेट ऑफ माइग्रेशन। ये दोनों छोटे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफोरेसिस समझने में हेल्प करेंगे। ओके, सो फिर से मैं इसे रिपीट करवा देती हूँ। अगर एक पर्टिकुलर चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके वजह से एक फोर्स अप्लाइड होता है उस पर्टिकुलर चार्ज पे, और वो फोर्स होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, जिसे बोला जाता है या जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, या इसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू ई। ये फोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज खुद एक्सपीरियंस करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। नेक्स्ट, ये चार्ज जैसे ही मूव करने लगेगा उस पर एक और फोर्स अप्लाइड होने लगेगा जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है V इंटू एफ। यहाँ पे V है रेट ऑफ माइग्रेशन एंड F होता है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। ओके, सो ये दोनों फॉर्मूलेज हैं। लेकिन हम जानते हैं अगर कोई पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और वो पार्टिकल अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे होंगे। और हम ये बेसिक फिज़िक्स में क्लास 12th में आपने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, कि जब दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे के साथ कैंसल आउट करते हैं या दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स होते हैं, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ मूव करता हुआ चला जाता है। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ चला जाता है, ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इमेजिन करिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, या फिर हमारा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हो सकता है वो अमीनो एसिड हो सकता है वो कोई और मॉलिक्यूल हो, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपने एक फील्ड अप्लाई किया है कैपिटल E, ओके, और इस पर्टिकुलर चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q। तो यहाँ पे जो फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है Q इंटू ई। इसके साथ साथ हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाइड होगा जो होता है V इंटू एफ, क्योंकि ये पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसीलिए ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए। ओके, हमें ये पता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, इसीलिए दोनों ही फोर्स एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं या फिर दोनों फोर्स इक्वल हैं। सो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हैं तो मैं ये लिख सकती हूँ V अपॉन ई इक्वल्स टू Q अपॉन एफ। और ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन यहाँ पे आया है V अपॉन ई इक्वल्स टू Q अपॉन एफ, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, या म्यू बोलते हैं इसे। ओके, इसे क्या बोला जाता है एक्चुअली, इसे म्यू बोला जाता है या मोबिलिटी बोला जाता है। ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है उसी को नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। और ये हम कब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब हमें पता रहता है कि ये पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं। ओके, तब हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होता है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम दोनों, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल हो या फिर दो पार्टिकल जिसमें कि सेम शेप है, सेम मास है, अगर इन दोनों को हम एक ही फील्ड में इसको मूव करने के लिए दे दिया जाए तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जिस पर्टिकुलर पार्टिकल के अंदर चार्ज ज़्यादा है वो फास्ट मूव करने लगेगा। ओके, ये यहाँ का एक बेसिक कंक्लूज़न है। मतलब अगर मैं ये दोनों पार्टिकल को इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ एंड मुझे पता है कि ये दोनों पार्टिकल में सेम मास है, ओके, इन दोनों में सेम मास है एंड इन दोनों का शेप भी सेम है, सेम शेप एंड सेम मास, बट इन दोनों में अलग अलग चार्ज है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर स्मॉल q है एंड यहाँ पे कैपिटल Q है और हमें पता है कैपिटल Q इज़ ग्रेटर देन स्मॉल q, देन ये कैसा होगा, जिसके पास ज़्यादा चार्ज्ड है वो डेफिनेटली बहुत फास्ट मूव करने लगेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है हाई होने लगेगा। अगर ये A पार्टिकल है एंड ये B पार्टिकल है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ B विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ A। ये पर्टिकुलर जो अभी हमें कंक्लूजन मिला, ये
इस पर्टिकुलर इक्वेशन से भी सेटिस्फाई हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर दोनों पार्टिकल ऐसे हैं जो कि सेम मास और सेम शेप के हैं लेकिन अलग अलग चार्ज है उन दोनों में, और इलेक्ट्रिक फोर्स उनमें कैसे लगेगा या फिर उनमें उनका इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कैसा होगा, ये डिटरमाइन करेगा या ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे चार्ज कितना है। जिसके पास चार्ज ज़्यादा है वो डेफिनेटली आगे मूव करता हुआ चला जाएगा, एंड जिसके पास चार्ज कम है वो स्लो मूव करता हुआ चला जाएगा। सो ये तो था कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के अलग अलग टाइप्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, सो अगर ब्रॉडली इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम क्लासीफाई करें तो हम दो टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस देख सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस या फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे बोला जाता है। ये जनरली आपने लैब में देखा नहीं होगा क्योंकि ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। जनरली हम एक जो इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने किया होगा लेबोरेटरीज़ में वो दूसरे टाइप का होता है जिसे बोला जाता है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, इसे बोलते हैं जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अभी थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है एंड जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम इंक्लूड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एपैरेटस है, इस एपैरेटस में एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एंड ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमने एक बफर सोल्यूशन को रखा है। ये रहा, यहाँ पे आपको बफर सोल्यूशन दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये जो सोल्यूशन आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर मिडल में, ये है बफर। इसके साथ साथ हमने डिज़ोल्व प्रोटीन्स को रखा है जिसमें कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, सो अगर ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे क्योंकि अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। ओके, सो इस बफर के साथ साथ हमने क्या रखा है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स को रखा है, और हमें पता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस तरफ प्रेजेंट है। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियली इसका बाउंड्री इतना था। ओके, और इधर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ बाउंड्री ये था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये बफर जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता हुआ जाएगा, ये बाउंड्री कैसा हो जाएगा, ये असेंड कर जाएगा। धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, ये बफर ऊपर इस तरह से मूव करता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे ये बफर नीचे जाता हुआ नज़र आएगा और ये बाउंड्री जो है ये नीचे आ जाएगी। ओके, सो इनिशियल बाउंड्री ये था जिसको कि मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और फाइनल बाउंड्री यहाँ पे 2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मतलब ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उस तरफ बफर का अमाउंट धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ बफर का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ये एक अपैरेटस है जो कि अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस का, और इसे हम बोलते हैं फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसे हम फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री है नहीं। ओके, और इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब यही होता है कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेस कर रहे हैं जो कि अपने अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे सेम वही हो रहा है। और इनके दोनों बाउंड्रीज क्या हैं, फ्री हैं, इसमें हम लोग इसको बाउंड करके नहीं रखे हैं। सो ये तो था फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका और जो हम देख रहे थे जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो ये जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसे हम जनरली जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, इसमें जो बाउंड्रीज होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस आप जनरली अपने लेबोरेटरीज में परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ये जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही एक टाइप है। यहाँ पे हम कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर जेल लेते हैं जैसे कि एगारोस जेल हो सकता है, राइट। इस पर्टिकुलर एगारोस जेल के अंदर कॉम्ब की मदद से हम बहुत सारे वेल बनाते हैं और इसी पर्टिकुलर सेटअप को हम बफर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं।
राइट। तो यहाँ पे बफर होता है और बफर के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट कर देते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करते हैं तो एक तरफ नेगेटिवली चार्ज रखते हैं और दूसरी तरफ हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो बफर है वो अलग से पोर हुआ है। हम मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या कर रहे थे, बफर के साथ ही हम प्रोटीन्स या फिर हमारा जो भी बायोमोलिक्यूल है जिनको सेपरेट करना है उसको अलग रख रहे थे। लेकिन इस केस में क्या कर रहे हैं, हम बफर को टोटली अलग रख रहे हैं और यहाँ पे जो वेल्स हैं जो कि हमने जेल के अंदर बनाया है, उस जेल के अंदर हम अपना जो सैंपल है, जो प्रोटीन हो सकता है, डीएनए हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो हम सेपरेट करना चाहते हैं उसको हम लोग पोर कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, करंट यहाँ पे फ्लो होगा और करंट फ्लो होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी सैंपल है, फॉर एग्जांपल डीएनए है, इमेजिन करिए डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए डीएनए मॉलिक्यूल है और डीएनए इस तरह से मूव करता हुआ आपको नज़र आएगा इस पर्टिकुलर जेल के अंदर। ओके, सो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में और होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए, जो मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस है एंड जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, दोनों का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम है। मतलब फाइनली हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। किसके बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं, एक्चुअली चार्ज के बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं। ओके, एंड उनके मास के बेसिस पे या उसके लेंथ के बेसिस पे हम इसको सेपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं कि टू सेपरेट प्रोटीन सेपरेशन में भी हम इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बार बार हम अपने लेबोरेटरीज़ में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते रहते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग जब भी हमें करना होता है। ओके, प्रोटीन सेपरेशन हो सकता है या फिर इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए सेपरेशन कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते रहेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस अपने आप में ही ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में आप तक क्लियर करती हुई रहूँगी। ओके, सो प्रोटीन सेपरेशन हो सकता है, डीएनए सेपरेशन हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस पर्टिकुलर टेक्निक से प्रोटीन इंटरेक्शन का भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, इसके में हम प्रोटीन इंटरेक्शंस का भी स्टडी कर सकते हैं। सो दोनों में ही ये एप्लीकेशंस हम करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ हो सकता है, लेकिन हम मोस्टली जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लायबल होता है। इसमें फास्ट टेक्निक है ये, और ये डिस्टर्बेंसेस इसमें कम होते हैं क्योंकि हम मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में बफर के साथ ही बहुत सारे प्रोटीन या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को रखते हैं। इसी वजह से ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी जितने भी वाइब्रेशनल करंट्स होते हैं या कन्वेंशनल करंट्स होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस इसमें देखने को हमें मिलता है। और क्या हो सकता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एनी वन प्रोटीन हम अचीव नहीं कर सकते मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में। मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कम्प्लीटली सेपरेट करना है तो हम जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही यूज़ करेंगे। सो होप कि आपको समझ में आया होगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रोफोरेसिस का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस किस तरह से ऑपरेट होता है, उसका सेटअप क्या होता है, डिटेल में हम उसमें डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।